एपिसोड 2। यहां भी मुसीबत। इतना ही नहीं, उसी जहाज में वो क्रेडिटर्स भी शामिल थे जो फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप के मेंबर्स थे। इस सब के अलावा उस हादसे में मरे हुए लोगों के फैमिली मेंबर्स अपने मरे हुए रिश्तेदारों के गम में रोते हुए महेंद्र के घर आने लगे और उन लोगों ने हर्जाने के तौर पर फ्लैशिंग गोल्ड बिजनेस ग्रुप की बची खुची कीमती चीजों को अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। इनकम का कोई जरिया नहीं रहने पर महेंद्र ज्यादा लंबे वक्त तक अपनी एक्सपेंसिव मैजिक स्टडीज को जारी नहीं रख पाया। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो करता भी क्या, उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने अपने जादूगर बनने के उस सपने को छोड़ दिया। वो अपने घर चला गया और लोगों का कर्ज चुकाने में अपने परिवार की मदद करने लगा। एक बड़ा सा घर जहां पर वो लोग रहा करते थे, अब वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। शायद इतना खाली कि उनके घर में अब चूहों ने भी आना बंद कर दिया था। उनके घर का जो आखिरी नौकर बचा हुआ था, वो भी 3 दिन पहले कुछ दर्जन बचे हुए सोने के सिक्के लेकर रफू चक्कर हो गया। कुल मिलाकर जब महेंद्र मंडल अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बस उसे अपने घर का ओल्ड बटलर दिखाई दिया, जो कि अपने मालिक के लिए एक निहायती ईमानदार बूढ़ा शख्स था। इसके अलावा अगर वहां कुछ था तो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर। यह कॉन्ट्रैक्ट गजेंद्र मंडल से उम्र में छोटे उसके कजन भाई विक्रम ने भेजा था। जब तक महेंद्र के पिता गजेंद्र मंडल जिंदा थे, वो अपने इस यंगर कजन का ख्याल रखते थे। गजेंद्र हर साल अपने बिजनेस का एक अच्छा खासा शेयर उसे दिया करते थे। उसके कुछ वक्त बाद पैसों के लालची विक्रम ने बहुत सारा पैसा और अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी ऑफिशियल की पोस्ट हासिल कर ली थी, जो बहुत फायदे वाली जॉब थी। हर साल हर तरह का पैसा उसके हाथों में आता था। ये उसी समय की बात है जब गजेंद्र मंडल जहाज में सवार होकर समंदर में गए थे। इससे पहले उन्होंने अपने इस कजन से कॉन्ट्रैक्ट के साथ वादा किया था कि वो बिजनेस से होने वाले फायदे का हिस्सा हमेशा की तरह ही उसके साथ बांटेंगे। विक्रम को इस सी वॉयाज में एक भी पैसे की लागत नहीं लगानी थी, लेकिन होने वाले फायदे में उसे एक बड़ा हिस्सा दिया जाना था। जैसे किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि उस जहाज के साथ इतना दर्दनाक हादसा हो जाएगा, वैसे ही किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि महेंद्र मंडल की मौत के तुरंत बाद उसका डियर कजन विक्रम अपने साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आ जाएगा और उस अमाउंट को मांगने लगेगा जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में उससे प्रॉमिस किया गया था। यह वही कॉन्ट्रैक्ट था जो इस वक्त यश मेहरा के सामने मौजूद था। यह बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। कुल मिलाकर उसमें 8,000 गोल्ड कॉइन्स चुकाने थे। उस वक्त जब गजेंद्र मंडल जिंदा थे, तब उनके बेटे महेंद्र के एक मैजिक एक्सपेरिमेंट में इससे ज्यादा पैसा खर्च होता था। पर अब पैसों की परेशानी वक्त की वजह से थी। करंट टाइम के हिसाब से महेंद्र के लिए इतना बड़ा अमाउंट अरेंज कर पाना बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देने वाली बात थी। अगर वो खुद को भी बेच देता, तब भी वो इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करके अपने इस कर्ज को नहीं चुका सकता था। लेकिन ये सब बहाने कुछ भी काम नहीं आने वाले थे, क्योंकि अभी के हालात में विक्रम इतना ज्यादा अच्छा इंसान नहीं रह गया था जितना कि वो पहले गजेंद्र मंडल के जीते जी बनने की कोशिश करता था। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेट नजदीक आने लगी, महेंद्र और भी ज्यादा परेशान होने लगा। वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तौर पर बहुत ज्यादा थक चुका था और आखिरकार अपना नाश्ता करने के बाद वो धड़ाम से गिर गया। होश में आने के बाद वो जागा तो जरूर, लेकिन हकीकत में उसकी जगह उसके शरीर में यश मेहरा अपनी नींद से जागा था और यह बात कोई और नहीं समझ सकता था। यश ने अपने मन में महेंद्र के बारे में सोचा। दैट गाय इज सो लकी। जिस तरह की महेंद्र की यादें यश के दिमाग में बची हुई थी, उसकी वजह से वो लाचार था। आहें भरने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। वास्तव में अचानक से महेंद्र मंडल एक बहुत ही अनलकी व्यक्ति बन गया था। किसी भी अमीर आदमी के लिए जिसका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ हो, उसके लिए इस तरह के कर्ज के गड्ढे में गिर जाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती।
जल्द ही यश मेहरा ने अपने दिमाग में चल रही बातों को पीछे किया और अपना ध्यान अपने शरीर की करंट सिचुएशन पर देना शुरू किया। यही एक चीज थी जिससे यश का ट्रूली कंसर्न था। धीरे धीरे खत्म होते न्यू क्रिएशन के उस दौर में 20 सालों तक जिंदा रह पाने की वजह से यश के जहन में रूहानी तिलिस्मी ताकतों को लेकर एक सनक और प्यास जाग उठी थी। अगर उसके पास इस तरह की रूहानी तिलिस्मी ताकतें नहीं होती तो यश के अंदर उस एरा में 1 घंटे तक भी जिंदा रहने की काबिलियत नहीं रह जाती। रेगिस्तान के खतरनाक जानवर, लगातार एक सा बना रहने वाला हाई टेम्परेचर, भयानक तूफान और कभी ना खत्म होने वाला रेडिएशन, इन सारी चीजों की वजह से यश कब का आसानी से मर गया होता। जिन चीजों की वजह से यश उस एरा में जिंदा रह पाया, उसके पीछे की वजह ना तो कोई ताकतवर खानदान था और ना ही कोई प्रॉमिसिंग फ्यूचर, बल्कि इसकी वजह थी उसकी रूहानी तिलिस्मी ताकतें। ऐसी ताकतें जिन पर उसकी हुकूमत थी। यश को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि फिजिकली उसकी बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर है या उसके ऊपर कितना कर्जा बकाया है। वो एक 9th रैंक जादूगरी सीख रहा अप्रेंटिस था जो कि इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। वहीं अगर महेंद्र एक बड़ा जादूगर होता तो वो यूं ही इस बात को जाने देता। तब किसकी इतनी हिम्मत होती जो उससे 8000 सोने के सिक्कों की डिमांड करता। ऐसे में तो यहां तक कि अगर वो अपनी इच्छा से भी उन लोगों को गोल्ड कॉइन्स देना चाहता, तब भी उन लोगों को इस बात के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती कि वो उसके दिए हुए सिक्के अपने पास रख पाते। थोड़ी देर ध्यान से इंस्पेक्शन करने के बाद यश ने एक बात का पता लगाया कि वो यंग मैन जिसे लोग महेंद्र मंडल के नाम से जानते हैं, दरअसल में उतना ज्यादा बुरा इंसान नहीं था। हालांकि उसका जो 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस का स्टेटस था वो इतना ज्यादा मेंशन करने लायक भी नहीं था, लेकिन उसके फाउंडेशंस बहुत ज्यादा मजबूत थे और क्योंकि वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा मेहनती रहा था, उसकी जादुई शक्तियों ने ऑलरेडी उसके आसपास एक एक गोल घेरा बना रखा था। अब तक उसके इस जादूगरी में आगे ना बढ़ पाने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि उसका उसकी रूहानी तिलिस्मी ताकतों पर काबू नहीं था। यह बात डेफिनेटली इतनी भी ज्यादा आसान नहीं थी। उन 20 सालों के दौरान यश ने भी हमेशा से ही अपना ध्यान जितना पॉसिबल हो सकता था उतना रूहानी तिलिस्मी ताकतों को हासिल करने की कोशिश में लगाया था। वो हमेशा से इस बात को कैलकुलेट करते हुए आया था कि कैसे वो उन रूहानी तिलिस्मी ताकतों का एक एक कतरा इस्तेमाल करके अपनी ताकतों को सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सके। इन 20 सालों में यश का उन रूहानी तिलिस्मी ताकतों पर कंट्रोल एक खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका था। अब यश की ताकतें उस पॉइंट तक पहुंच चुकी थी कि महेंद्र उसकी नजरों तक भी नहीं पहुंच सकता था। यश ने जादू करने के पहले लगभग 10 मिनट तक अपनी उस बॉडी के पोटेंशियल को एनालाइज किया। 10 मिनट बाद यश इस बात को लेकर कन्विंस्ड हो गया कि उस बॉडी को लेकर उसकी समझदारी महेंद्र की खुद की समझ से कम नहीं थी और इसी वजह से उसने उन रूहानी तिलिस्मी ताकतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो अपनी ताकतों को इकट्ठा कर ही रहा था, तभी अचानक से उसने बाहर की तरफ से आ रही एक आवाज सुनी। दरवाजे के बाहर से किसी के बोलने की आवाज। विक्रम बाहर से ही खड़े होकर जोर जोर से महेंद्र से कहने लगा, ये सब कुछ बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। उससे पहले कि जब मेरा वो डियर कजन बाहर समंदर में गया था, मेरे उस भाई ने मुझसे 8000 सोने के सिक्के एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिए थे, लेकिन अफसोस उसका बिजनेस फेल होकर खत्म भी हो गया। तो क्या मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिलना चाहिए? अब देखो, मैं कोई इतना बुरा भी नहीं हूं और मैं इस बात को भी जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे पास मुझे देने के लिए मनी नहीं है। तो इस जगह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इस घर की अभी भी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। इससे मैं अपना नुकसान भी पूरा कर लूंगा और तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। इस तरह से तुम अपना बकाया कर्ज भी चुका देना और उसके बाद भी तुम्हारे पास खर्चे के लिए भी कुछ तो बच जाएगा। दूर से आ रही वो आवाज बेसुरी और फटी हुई थी, जैसे
कोई फटा हुआ बांस बज रहा हो।